अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशे खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद। बाब नंबर 5, कातिल टैब। सुबह की रोशनी हर जानिब फैल चुकी थी। सूरज तुलू होने के साथ ही जिंदगी रवां दवां हो गई थी। जमाल अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ा बाहर देख रहा था। उसके पापा घर के लॉन में टहल रहे थे। अगरचे इन बाप बेटे का मामूल था कि वो रोज़ाना करीबी पार्क में जॉगिंग के लिए जाते थे, लेकिन रात जमाल जब सोने के लिए जाने लगा तो दादाजी ने कहा, जमाल बेटा, सुबह तुम और तुम्हारे पापा जॉगिंग के लिए पार्क नहीं जाओगे। जी क्यों? मेरा मतलब। वो कहते कहते रुक गया। उसे एहसास हो गया था कि दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी दादाजी ने शफकत भरे लहजे में कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे दुश्मन कोई मामूली लोग नहीं हैं। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें है। जी ये तो है, उसने सोचते हुए कहा। और शाम के वक्त तुम्हारा फुटबॉल खेलना भी बंद। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो झुंझुलाते हुए बोला, अब ये मत कह दें कि मेरा स्कूल जाना भी बंद है। हाँ याद आया, तुम सुबह स्कूल भी नहीं जाओगे। हमें कहीं जाना है। वक्त पर तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आ जाना। अब जाओ, दादाजी ने प्यार से कहा। जी बेहतर, उसने सादतमंदी से सर हिलाते हुए कहा और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया था कि कहीं कोई मजीद पाबंदी न लग जाए। उसकी हिम्मत न हुई कि वो दादाजी से पूछ सके कि कहाँ जाना है। जमाल ने एक तवील सांस ली और क्लॉक पर देखा। नाश्ते की मेज पर जाने के लिए अभी काफ़ी वक्त पड़ा था। वो खिड़की से हटकर एक कुर्सी पर आन बैठा। जब से उसे अपने बारे में मालूम हुआ था वो मुसलसल अपने बारे ही में सोच रहा था। कभी उसे अच्छा लगता कि वो आम लोगों से हटकर सलाहियतें रखने वाला लड़का है, कभी वो उदास हो जाता कि उन्हीं गैर मामूली सलाहियतों की वजह से उसकी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों की तरह से नहीं होगी। वो आम लड़का नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि वो आम लोगों जैसा नहीं रहा। दूसरा, उसके अंदर इंतहाई दर्जे का ये तजस्सुस पैदा हो गया कि मज़ीद उसमें कैसी कैसी सलाहियतें हैं। आखिर वो इतना अहम है तो उसके दुश्मन पैदा हो गए हैं। क्या वो अपने अनदेखे दुश्मनों से बच पाएगा? शायद दादाजी मुझे इसलिए अपने साथ ले जाना चाहते होंगे कि मेरे मज़ीद टेस्ट हो जाएं। वो उन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि अचानक उसका दौरान खून बढ़ने लगा। कमरे में हर शय धुंधली दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वो धुंधला मंजर भी निगाहों से ओझल होना शुरू हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके सामने मुकम्मल तारीकी फैल गई। इसी तारीकी में एक नन्हा सा जर्रे जैसा नुक्ता रोशन हुआ और वो फैलता चला गया। उसे लगा कि वो फैलता हुआ जर्रा एक रोज़न बन गया है, बिल्कुल इस तरह जैसे एक टीवी स्क्रीन हो। उसमें से दूधिया रोशनी धुएं की मानिंद निकल रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती चली गई, यहाँ तक कि निगाहें खीरा होने लगीं। कुछ देर बाद उसी दूधिया रोशनी में से मुख्तलिफ रंगों की शुआएं निकलने लगीं। ये शुआएं बाहर निकलती और हवा में तहलील हो जाती थीं। उन्हीं में नीली शुआएं बहुत ज़्यादा चमकदार थीं। वो हवा में तहलील नहीं हो रही थीं बल्कि किसी सांप की तरह लहराती हुई उबल रही थीं। और फिर वो रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उसे लगा जैसे उसके बदन पर ये नीली शुआएं रेंग रही हैं। लाशऊरी तौर पर उसने इन रेंगती हुई शुआओं को खुद से साफ करने की कोशिश की। उन्हीं लम्हात में उसे जैसे होश आ गया। वो कुर्सी पर बैठा अपने बदन से उन शुआओं को झाड़ रहा था, मगर उसके बदन पर तो कुछ भी नहीं था। वो एकदम से परेशान हो गया। ये उसके दिमाग ने उसे क्या दिखा दिया है? उसे पहले वाला मंजर याद आ गया जब उसे अगवा किया गया था। क्या ये भी मुस्तकबिल के बारे में उसे कोई मंजर दिखाकर उसे अलर्ट किया गया है? क्या आने वाले दिनों में उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है? वो यही सोचते हुए बेख्याली में उठ गया। वो चाहता था कि अपने इस ख्याल के बारे में दादाजी को बताए। जैसे ही वो कमरे से बाहर आया वो ठिठक कर रुक गया। उसने सोचा चूंकि अभी वो कहीं जा रहे हैं, दादा शायद इस बारे में जानकर परेशान हो जाएं, सो अभी ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। वापस आकर सुकून से वो उन्हें बता देगा। अगरचे पिछली बार देखा गया मंजर उसने अपने दादा को बता दिया था, लेकिन वो उसकी वजह मालूम न कर सका था। बातों का रुख किसी और जानिब ही मुड़ गया था। अब वो वापस आएगा तो तसल्ली से उनसे पूछेगा। नाश्ते के बाद जमाल अपने दादा डॉक्टर इलियास के साथ चमचमाती हुई स्याह कार में जा बैठा। ड्राइवर ने कार बढ़ा दी। अगर अकेला होता तो वो खुद ड्राइविंग करता, लेकिन जब दादा होते तो ड्राइवर ही कार ड्राइव करता। गेट से निकलते ही उसका मन चाहा कि वो फिर पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक इमारत के बड़े स्याह गेट के बाहर पहुंच गए।
کار دیکھتے ہی گیٹ کھل گیا۔ وہ پورچ میں پہنچے ہی تھے کہ انسپکٹر منصور ان کے استقبال کے لیے آ گیا۔ وہ انہیں لیتا ہوا ایک کمرے میں چلا گیا جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر کرنل افتخار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا ڈاکٹر الیاس ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ وہ مختلف تجربات کی باتیں تھیں جن سے جمال کو ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ وہ اس دوران بالکل خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ چند منٹ بعد انسپکٹر منصور نے جمال کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں پوچھا، بور ہو رہے ہو؟ بس یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اس نے بھی سرگوشی میں جواب دیا تو انسپکٹر منصور نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ جمال، میں تمہیں یہ عمارت دکھاؤں۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ عمارت کے مختلف کمروں کو دیکھ رہے تھے۔ اس دوران انسپکٹر منصور ایک کمرے میں داخل ہوا تو بالکل سامنے والے کمرے سے دو پہلوان نما فائٹر نکلے۔ انہوں نے جمال پر یوں جھپٹا مارا جیسے کوئی عقاب کسی خرگوش کو اپنے پنجوں میں دباتا ہے۔ اس اچانک افتاد کے لیے جمال بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ ان کے قابو میں آ گیا۔ وہ جمال کو لے کر اندر کمرے میں گھس گئے۔ سامنے ایک ہال تھا۔ وہاں 2-3 فائٹر مزید کھڑے تھے جو تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ جمال کو خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے اگلے ہی لمحے خود کو چھڑانے کے لیے اپنے بازو جھٹکے۔ جن پہلوان نما فائٹرز نے اسے پکڑا ہوا تھا وہ روئی کے گالوں کی مانند ہوا میں اچھلے اور دور فرش پر جا گرے۔ تب تک سامنے والے 3 فائٹرز نے اسے پکڑ لیا تھا۔ جمال نے 2 کو اپنی ہتھیلیوں پر روکا اور پھر پیچھے دھکیل دیا، جبکہ تیسرا اس پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جمال کے سر پر گھونسا مارا تھا۔ جمال ایک بار تو چکرا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے سنبھل کر اس نے اپنا مکہ ہوا میں لہرایا اور اس تیسرے فائٹر کی پسلیوں پر مارا۔ وہ اوہ کی آواز کے ساتھ فرش پر جا پڑا۔ تب تک 4 فائٹرز اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جمال کو پکڑنا چاہا، لیکن اسی لمحے جمال اپنے ایک پاؤں کی ایڑی پر گھوما اور دوسری ٹانگ کو گھمایا۔ اس کی کک ایک کو لگی تو وہ پیچھے جا پڑا۔ تب تک جمال نے گھمایا ہوا پاؤں فرش پر رکھا اور دوسرے پاؤں سے کک دوسرے فائٹر کو ماری۔ یہ عمل اس نے لمحہ بھر میں پھر دہرایا تو 4 فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ان کے درمیان فاتحانہ انداز سے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر سامنا کرتے، انسپکٹر منصور تالیاں بجاتا ہوا ہال کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی واہ، ایسا زبردست پینترا، یہ تو بہت مشقت کے بعد آتا ہے، کرنل افتخار نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ دادا بھی تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ مان گئے بھائی، جمال کسی بھی افتاد پر دشمنوں سے نمٹ سکتا ہے۔ انسپکٹر منصور نے خوشی سے کہا تو کرنل افتخار بولے، کیوں نہ جمال کا ایک اور ٹیسٹ لے لیا جائے؟ وہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ جمال نے پوچھا۔ نشانہ بازی کا، آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گئے۔ سبھی اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ عمارت ایک ایسا تربیتی مرکز تھا جہاں خصوصی کمانڈوز کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بہت نازک اور حساس معاملات کو یہیں دیکھا جاتا تھا۔ اگر انہیں محسوس ہو کہ اس کا سامنا کسی بین الاقوامی مجرم گروہ سے ہے تو یہی لوگ ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس تربیتی مرکز کے اندر بہت سارے کمرے اور ہال تھے۔ یہاں ہر شعبہ سے ماہرین بیٹھتے تھے جو ہمہ وقت ملک دشمن عناصر کو ختم کرنے کے لیے موجود رہتے تھے۔ یہی سب دیکھتے ہوئے وہ ایک میدان میں چلے گئے جہاں مختلف ٹارگٹ لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کیبن تھا جس میں مختلف قسم کی گنیں اور پسٹل پڑے تھے۔ انہوں نے جمال کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تمہارا امتحان ہے، کوئی سی بھی گن یا پسٹل اٹھاؤ اور نشانہ لگا دو۔ جمال نے ایک بار میز پر پھیلے ہوئے ہتھیاروں کو دیکھا، پھر ایک پسٹل اٹھا کر اسے چیک کیا، اس کا میگزین دیکھا، پھر سیفٹی کیچ ہٹا کر اس نے ٹارگٹ کا نشانہ لے لیا۔ اس نے نشانہ لینے میں لمحے سے بھی کم وقت لیا اور فائر کر دیا۔ وہ بالکل نشانے پر لگا تھا۔ کرنل افتخار کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، واہ کیا بات ہے، شکریہ۔ جمال نے کہا، ممکن ہے ٹھیک نشانہ لگنا محض اتفاق ہو، مزید نشانے لگا کر دکھاؤ۔ دادا جی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جمال نے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کو دیکھا، پھر ٹارگٹ کو دیکھ کر نشانے لگانے لگا۔ ہر نشانہ بالکل وہیں لگ رہا تھا جہاں پہلا نشانہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں یہاں مطمئن ہو گیا ہوں، دادا نے کہا۔ آؤ اب تمہارے مزید امتحان لیں۔ یہ کہتے ہوئے کرنل افتخار آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے مختلف انداز میں اس کا نشانہ دیکھا۔ کبھی وہ سیب اوپر اچھال دیتے، کبھی ایک دم سے کسی شے کا نام لے کر نشانہ لگانے کو کہتے۔ کافی دیر تک یوں ہی نشانہ جانچنے کے بعد وہ واپس ایک ایسے کمرے میں آ گئے جسے کانفرنس روم کہا جا سکتا تھا۔ اسی کمرے میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لمبی میز کی دوسری جانب پہلے کرنل افتخار، پھر ڈاکٹر الیاس، جمال اور انسپکٹر منصور بیٹھ گئے۔
इनके बैठते ही वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने कहा, सर ये हैं वो लोग जो बेहोशी के तल्ख तजर्बे से गुजर चुके हैं। डॉक्टर इलियास ने उन सब को गौर से देखा, फिर उनसे तारुफ लेने लगे। वो मुख्तलिफ हवालों से उनसे सवाल पूछते रहे। तभी उन्होंने एक सवाल किया, आप सब लोगों का ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर पर गुजरता है, क्या उससे आप कोई सर दर्द वगैरह भी महसूस करते हैं? अगर करते हैं तो किस हद तक? सर पहले तो नहीं था, लेकिन एक लड़की कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? उन्होंने तेज़ी से पूछा। सर एक टैब मुझे इनाम में मिला था, जब मैं उसे इस्तेमाल करने लगी तो मेरे सर में दर्द रहने लगा था और अब भी होता है। सर एक टैब तो मुझे भी इनाम में मिला था। एक लड़के ने कहा तो यके बाद दीगरे सभी ने बताया कि एक टैब उन्हें इनाम में मिला था। उसके बाद ही उन्हें कभी सर में दर्द और कभी आसाब का दर्द होता रहा है। ये कहाँ से मिला? उन्होंने पूछा। सब ने जो मालूमात दी वो कुछ यूँ थी। इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट पर मुख्तलिफ मरहलावार मुकाबले होते हैं। हर मरहला जीतने पर कोई न कोई इनाम दिया जाता है। उसका आखिरी इनाम किसी भी मुल्क की सैर था, जिसके तमाम तर अखराजात वो वेबसाइट वाले देते थे। इस साइट से नौजवान लड़के लड़कियां मुख्तलिफ इनामात जीत रहे थे। उन्होंने भी एक मरहला तय किया तो उन्हें भी डाक के जरिए टैब मिले। उसके इस्तेमाल के बाद ही उन्हें ये हादसा पेश आया था। ये सब सुनकर कर्नल इफ्तिखार ने डॉक्टर इलियास की तरफ देखते हुए पूछा, डॉक्टर साहब क्या ऐसा मुमकिन है? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक टैब को देखा नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मोहतात अंदाज में कहा। तो जमाल ने अपना हाथ बुलंद करते हुए पूछा, मैं बता सकता हूँ इसमें क्या होगा। जमाल ने कुछ इस तरह एतमाद से कहा था कि सभी उसकी तरफ देखने लगे थे। जमाल को इसलिए एतमाद था कि वो सुबह ही एक ऐसा मंजर देख चुका था। बोलो, डॉक्टर इलियास ने कहा। ज़रूर उस टैब में कुछ है। उस टैब में से बाहर आने वाली रेज में कोई ऐसी रेज हैं जो सीधी दिमाग पर असर कर रही हैं। अगर आप इसी खुतूत पर उस टैब की तहकीक करें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जमाल ने एतमाद से कहा तो कर्नल इफ्तिखार ने सामने बैठे हुए नौजवानों से पूछा, क्या किसी के पास वो टैब है इस वक्त? जी मेरे पास है, एक लड़के ने कहा। प्लीज़ दिखाइए, उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा। चंद लम्हों में उस लड़के ने अपने बैग में से टैब निकालकर मेज़ पर रख दिया। वो आम सा टैब था, आपको इसमें से ही कुछ न कुछ मिल जाएगा। जमाल ने एतमाद से कहा, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त शोबा है, हमने उसे डिजिटल क्राइम का नाम दिया है। फैसल मुमताज़ एक माहिर हैं, वो उस शोबे को देख रहे हैं, ये जॉब उसके हवाले करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ हमारी मदद ज़रूर करेंगे, उन्होंने कहा और वो टैब उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा और फिर अपने असिस्टेंट की जानिब बढ़ा दिया। तभी डॉक्टर इलियास ने संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल है इस टैब पर तहकीक होने के बाद मेरा काम शुरू हो। ठीक है कर्नल साहब, हम फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल, इसकी रिपोर्ट आ जाए तो फिर इस पर दोबारा डिस्कशन करते हैं, कर्नल इफ्तिखार ने उठते हुए कहा और फिर नौजवानों से बोले, आप अभी यहाँ हैं, हम बातें करते हैं। मैं ज़रा अपने मेहमानों को अलविदा कह दूँ। वो सब चलते हुए पोर्च तक आ गए। बहुत शुक्रिया कर्नल, डॉक्टर इलियास ने कहा। सर एक बात कहूँ, उन्होंने संजीदगी से कहा। बोलें, डॉक्टर इलियास ने तवज्जो देते हुए कहा। आप जमाल की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, बल्कि इसे मज़ीद जांचने और समझने के लिए आज़ाद छोड़ दें, ये अपनी हिफाजत कर लेगा, कर्नल इफ्तिखार ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और कार की जानिब बढ़ गए। इंस्पेक्टर मंसूर के साथ आता हुआ जमाल भी कार में बैठा तो कार उस तरबियती मरकज़ से चल दी। वापसी पर जमाल खुद में बहुत ज़्यादा एतमाद महसूस कर रहा था।